एडजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम क्लास 12 के लिए आपके पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह साथ बैठकर पढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है क्लास 12 हिंदी। सीबीएसई क्लास 12 का अध्याय जयशंकर प्रसाद। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, इसलिए लगभग 30 से 60 मिनट का ये समय हम आराम से बिना जल्दी किए देंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। पास में नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। मान लो जयपुर की छात्रा अनन्या को पंक्तियों का भाव समझ आता था, पर उत्तर लिखते समय विचार बिखर जाते थे। आज हम प्रसाद जी का जीवन, उनकी रचनाएं, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, कठिन शब्द प्रश्न अभ्यास और एग्जाम टिप्स साथ साथ करेंगे। और सुनते समय एक छोटी आदत रखिए। जब भी मैं पूछूं, तुम तुरंत उत्तर मत देखना। एक सेकंड पॉज करके सोचना कि पंक्ति का भाव, प्रसंग और मुख्य कीवर्ड क्या हो सकता है। फिर गौरव की एक्सप्लेनेशन से अपना उत्तर मिलाना। इस तरह हम केवल कविता सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने शब्दों में समझना और लिखना भी सीखेंगे। चलो सबसे पहले लर्निंग मैप बना लें। पहला हिस्सा है जयशंकर प्रसाद का जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान। दूसरा है देवसेना का गीत, जिसमें निजी वेदना, पछतावा, आशा और संघर्ष दिखाई देते हैं। तीसरा है कार्नेलिया का गीत, जिसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सहारा देने वाली संस्कृति और गौरव उभरता है। अंत में शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका आएगा। तो एक बात अभी से ध्यान में रखो, दोनों गीतों का मूड एक जैसा नहीं है। देवसेना का गीत भीतर की पीड़ा और जीवन के पछतावे की ओर ले जाता है, जबकि कार्नेलिया का गीत भारत के सौंदर्य और मानवीय उदारता से प्रभावित होकर आश्वस्त करता है। अगर एग्जाम में तुलना आए, तो केवल दोनों के नाम लिखकर मत रुकना। भावभूमि, चित्रण और संदेश, इन तीन आधारों पर तुलना करना। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में 1889 में हुआ और 1937 में उनका निधन हुआ। उनकी औपचारिक विद्यालयी शिक्षा 8वीं कक्षा तक रही, लेकिन इसे उनकी शिक्षा की सीमा समझना सही नहीं होगा। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व में भी वे प्रकांड विद्वान थे। एक सेकंड पॉज करके सोचो, यहाँ प्रसाद जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता सबसे उभरती है? सीमित फॉर्मल एजुकेशन के बावजूद स्वाध्याय या फिर अनेक विषयों का ज्ञान, दोनों जुड़े हुए हैं। उत्तर में लिख सकते हो कि उनकी जिज्ञासा और आत्म अध्ययन ने उन्हें बहुआयामी विद्वान बनाया। यह निष्कर्ष सोर्स में दिए जीवन विवरण से सीधे निकलता है, इसलिए एग्जाम आंसर में सुरक्षित है। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा और आत्मस्तुति दोनों से दूर रहते थे। ये छोटा सा व्यक्तित्व विवरण उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। वे केवल बड़े लेखक नहीं, बल्कि संयमित और आत्ममुग्धता से दूर रहने वाले व्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं। यानी लेखक का परिचय केवल जन्म और मृत्यु वर्ष तक सीमित नहीं है। अगर पूछा जाए कि प्रसाद जी का व्यक्तित्व कैसा था, तो तीन कीवर्ड्स याद रखो: सौम्य, शांत और गंभीर। इसके साथ दो नकारात्मक बिंदु जोड़ो: पर निंदा से दूर और आत्मस्तुति से दूर। देखो, ऐसे छोटे कीवर्ड क्लस्टर्स रिवीजन। प्रसाद जी मूलतः कवि थे, पर उनकी प्रतिभा अनेक साहित्यिक विधाओं में फैली थी। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध भी लिखे। उनके नाटकों में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुवस्वामिनी शामिल हैं। उपन्यासों में कंकाल, तितली और अपूर्ण इरावती का उल्लेख मिलता है। इससे उनकी रचनात्मक व्यापकता स्पष्ट होती है। कहानी संग्रहों के नाम भी ध्यान देने योग्य हैं: आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। निबंध संग्रह में काव्य और कला तथा अन्य निबंध का उल्लेख है। कविता की प्रमुख रचनाओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी, काना कुसुम। नामों की लंबी सूची देखकर घबराना नहीं। इन्हें विधा के अनुसार समूह में याद करना बेहतर है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से ये स्वर व्यक्त होता है। उनकी कविताओं और कहानियों में भारतीय संस्कृति तथा जीवन मूल्यों की झलक मिलती है।
इसलिए उनकी रचनाओं को केवल सुंदर भाषा के उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना से जुड़े साहित्य के रूप में पढ़ना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? प्रसाद जी के साहित्य की केंद्रीय पहचान क्या है? केवल प्रेम और दुख कहना अधूरा होगा। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और राष्ट्रीय जागरण को साथ रखना होगा। हाँ, उनकी रचनाओं में व्यक्तिगत संवेदनाएं भी हैं, लेकिन वे व्यापक सांस्कृतिक अर्थ ग्रहण करती हैं। यही चैप्टर की बड़ी दिशा है। अब तक हम लेखक का जीवन और साहित्यिक कैनवस समझ चुके हैं। एक क्विक रिकैप करो। काशी में जन्म, स्वाध्याय से अनेक भाषाओं और विषयों का अध्ययन, शांत और गंभीर व्यक्तित्व और कविता के साथ अनेक विधाओं में लेखन। इसके ऊपर राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का स्वर। ये 5 बातें ऑथर इंट्रोडक्शन के लिए पर्याप्त मजबूत आधार बनाती हैं। अब आते हैं पहले गीत पर। देवसेना का गीत। ये प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है और बंधु वर्मा सहित उसके परिवार के लोगों को वीरगति प्राप्त। इस पृष्ठभूमि में देवसेना का जीवन व्यक्तिगत भावनाओं से आगे राष्ट्र सेवा से भी जुड़ता है। देवसेना अपने भाई के स्वप्नों को साकार करने और राष्ट्र सेवा का व्रत निभाने के लिए बची हुई है। उसके मन में स्कंदगुप्त के प्रति चाह थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखता था। यहाँ एक तरफा चाह, समय का बदलना और जीवन के निर्णय तीनों मिलकर देवसेना की भावभूमि बनाते हैं। यही स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं। वे देवसेना की पीड़ा को सिर्फ प्रेम विफलता मान लेते हैं, लेकिन उसके जीवन में परिवार की क्षति, राष्ट्र सेवा का व्रत, बीते अवसर और आत्मसम्मान भी है। इसलिए उत्तर में पर्सनल पेन के साथ उसके त्याग और जीवन संघर्ष का उल्लेख करना चाहिए। क्या देवसेना का दुख थोड़ा अधिक लेयर्ड लग रहा है? जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। देवसेना वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भिक्षा मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुरोध पर भी वह तैयार नहीं होती। यह निर्णय उसके आत्मसम्मान और बीते हुए समय की अपरिवर्तनीयता को दिखाता है। स्कंदगुप्त फिर आजीवन कुमारा रहने का व्रत ले लेता है। इसके बाद देवसेना अपने हृदय से कहती है कि कोमल कल्पना सो जाए। जिस संभावना का जीवन में स्थान नहीं रहा, उसके लिए पुकारना उचित नहीं। वह भावी सुख, आशा और आकांक्षा से विदा लेती है। इसी भावभूमि से वेदना से भरा गीत जन्म लेता है। गीत का आरंभ है, आह वेदना मिली विदाई। ये केवल विदाई का कथन नहीं, बल्कि जीवन के उन सुखों और आशाओं से अलग होने की पीड़ा है जिन्हें देवसेना अब वापस नहीं पा सकती। वह अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देख रही है। जीवन संध्या की बेला में यौवन के कर्म और नादानियां उसे भ्रमवश किए गए काम लगते हैं। पहली महत्वपूर्ण पंक्ति है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियां यहाँ भिक्षा के अर्थ में है। भाव यह है कि जीवन में जो कुछ उसने संचित किया, जिसे अपनी पूंजी समझा, वह भ्रम या गलत समझ के कारण व्यर्थ लुट गया। इसमें पछतावा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जीवन पूंजी बच नहीं सकी। इसे उत्तर में इस तरह व्यवस्थित कर सकते हो। पहले, संचित का अर्थ एकत्रित। दूसरे, मधुकरियों का अर्थ भिक्षा। तीसरे, भ्रमवश किए गए निर्णयों के कारण जीवन की कमाई नष्ट होने की अनुभूति। और अंत में इस पंक्ति में पश्चाताप तथा विडंबना व्यक्त होती है। यही आंसर फ्रेम पंक्ति व्याख्या को साफ और पूरा बनाता है। अब सोचो, संध्या और आंसू का संबंध कैसे बनाया गया है। कविता में संध्या के श्रमकण आंसू की तरह छल छलाकर गिरते हैं। यह प्रकृति का दृश्य है, लेकिन उसमें देवसेना का दुख प्रतिबिंबित हो रहा है। यही बाहरी वातावरण और आंतरिक भाव एक दूसरे से जुड़ते हैं। यही मनुष्य और प्रकृति के संबंध का महत्वपूर्ण उसकी यात्रा पर नीरवता अनंत अंगड़ाई लेती है। नीरवता का अर्थ खामोशी है और अनंत का अर्थ अंतहीन। यहाँ यात्रा केवल रास्ते की यात्रा नहीं लगती, बल्कि जीवन यात्रा है। चारों ओर की खामोशी उसके अकेलेपन और मानसिक थकान को गहरा करती है। प्रकृति मानो उसके दुख के साथ मौन होकर चल रही है। अगले चित्र में शांत स्वप्न की मधुमाया, गहन विपिन की तरु छाया
और उनिंदी श्रुति में उठती विहाग की तान आती है। शांत यानी थका हुआ, विपिन यानी जंगल, और विहाग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग है। स्वप्न की मिठास, जंगल की छाया और दूर उठता संगीत सब मिलकर स्मृत। इस अंश का काव्य सौंदर्य लिखते समय तीन बातें कहो। पहला, प्रकृति और मानवीय अनुभूति का सुंदर मेल। दूसरा, मधुमाया, तरुछाया और विहाग की तान से निर्मित संगीतात्मकता। तीसरा, थके हुए पथिक और उनिंदी श्रुति के माध्यम से अकेलेपन तथा भावुक स्मृति का वातावरण। केवल पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना काव्य सौंदर्य का पूरा उत्तर नहीं है। फिर देवसेना को अपने चारों ओर सबकी सतृष्ण दृष्टि दिखाई देती है। सतृष्ण यानी तृष्णा या लालसा से भरी हुई दृष्टि। वह स्वयं को इन निगाहों से बचाती फिरती है। यहाँ उसकी असुरक्षा और अकेलेपन का भाव है। वह भारी संसार की चाहतों से घिरी है, लेकिन भीतर से अपनी बची हुई आशा और गरिमा को बचाना चाहती है। देवसेना आशा को बावली कहती है। क्यों? क्योंकि उसकी आशा ऐसी संभावना से जुड़ी थी जो जीवन में पूरी नहीं हुई। वह आशा उसके साथ बनी रही, पर अंततः उसने उसकी सारी कमाई खो दी। इसलिए आशा को बावली कहना आशा की मूर्खता नहीं, बल्कि ऐसी निष्फल और असंगत उम्मीद पर किया गया आत्मव्यंग्य है। यहाँ एक सटल पॉइंट है। देवसेना आशा को पूरी तरह सुंदर या प्रेरक नहीं मान रही। वह देख रही है कि आशा ने उसे आगे बढ़ाने के बजाय उसके जीवन की बची हुई पूंजी भी खो दी। इसलिए उत्तर में निष्फल आशा, पछतावा और आत्मव्यंग्य, ये तीन शब्द बहुत उपयोगी होंगे। तुम चाहो तो अपने नोटबुक में इन्हें एक साथ लिख लो। अब ये पंक्तियों में प्रलय उसके जीवन रथ पर चढ़कर अपने मार्ग पर चल रहा है। देवसेना अपनी दुर्बल पद बल के सहारे उससे हारी होड़ लगाती रही। जीवन रथ पर प्रलय का अर्थ है कि विनाशकारी परिस्थितियां उसके जीवन पर हावी हैं। दुर्बल पद बल उसके सीमित सामर्थ्य का संकेत है और हारी होड़ की निश्चितता के बावजूद संघर्ष को व्यक्त करती है। तो क्या देवसेना बिल्कुल निष्क्रिय है? नहीं, यही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। वह जानती है कि परिस्थितियां बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उनसे टक्कर लेती है। उसका संघर्ष सफल नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष का भाव मौजूद है। एग्जाम में देवसेना की निराशा लिखते समय उसके प्रयास को छोड़ देना गलत होगा। हार के भीतर भी उसका साहस और आत्मसम्मान दिखाई देता है। अंतिम हिस्से में वह विश्व से अपनी थाती लौटा लेने को कहती है। उसकी करुणा उसे भीतर से खा रही है और वह कहती है कि यह भार उससे संभलेगा नहीं। यहाँ मन की लाज गंवाने का भाव आत्मग्लानि, पीड़ा और अपनी भावनात्मक पूंजी के खो जाने से जुड़ा है। इस एंडिंग में व्यक्तिगत वेदना बहुत तीव्र हो जाती है। अब पहला एक्टिव रिकॉल। प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? उत्तर सोचते समय चार दिशाएं पकड़ो। बीते अवसर, एक तरफा प्रेम, जीवन की पूंजी का न बच पाना और विपरीत परिस्थिति। साथ में यह भी बताना कि वह आशा से विदा लेती है और जीवन की संध्या में अपने यौवन को पछतावे से देखती है। इस प्रश्न का उत्तर पैराग्राफ में लिखते समय शुरुआत प्रसंग से करो। फिर बताओ कि देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, लेकिन समय पर उसका मिलन नहीं हुआ। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त की इच्छा बढ़ती है, पर देवसेना तब तक अपने निर्णय और जीवन यात्रा में बहुत आगे आ चुकी है। अंत में परिवार की क्षति, राष्ट्र सेवा और आत्मग्लानि उसके दुख को गहरा करते हैं। अब पंक्ति व्याख्या का छोटा टेस्ट। अगर पूछा जाए, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, तो क्या तुम केवल मधुकरियों का अर्थ लिखोगे? नहीं, शब्दार्थ के बाद भाव चाहिए कि देवसेना ने भ्रम में जीवन की अर्जित पूंजी व्यर्थ गवा दी और अब उसे उसका शब्दार्थ आंसर का दरवाजा है, पूरा कमरा नहीं। काव्य सौंदर्य के प्रश्न में भाषा, बिंब, भाव और अलंकारिक प्रभाव पर ध्यान दो, लेकिन वही लिखो जो पाठ से समर्थित हो। श्रांत, स्वप्न और तरु छाया वाले अंश में दृश्यात्मकता और संगीतात्मकता है। लौटा लो ये अपनी थाती वाले अंश में करुणा, आत्मग्लानि और भावों का तीव्र आवेग है। उत्तर को इन बिंदुओं से क्रमबद्ध रखो। हमने फर्स्ट मेजर आइडिया यानी देवसेना का पूरा भाव क्षेत्र कवर कर लिया है। मिनी रिकैप करो। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से है। देवसेना जीवन संध्या में अपने अतीत को देखती है, आशा को बावली कहती है,
प्रलय से संघर्ष करती है और अंततः वेदना तथा आत्मग्लानि में डूब जाती है। इस रिकैप को अपनी भाषा में बोलकर अगर इस हिस्से में कोई एग्जैक्ट डाउट अटक रहा हो तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हुए उसी पंक्ति पर सोक्रेटिक सवाल पूछ सकते हो, जैसे यहाँ आशा को बावली कहने से कौन सा भाव बन रहा है। पहले अपना उत्तर बनाओ, फिर स्टेप बाय स्टेप उसे जांचो। इससे एक्सप्लेनेशन रटने के बजाय रीजनिंग से याद रहती है। अब मूड बदलते हैं और पहुंचते हैं कार्नेलिया का गीत पर। ये गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वह सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वहां का शांत और सुंदर वातावरण उसके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। कार्नेलिया को सिंधु का मनोहर तट ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों के सामने नया चित्रपट खुल गया हो। वातावरण से उठती प्रशांत निस्तब्धता उसके हृदय में घुलती है। लंबी यात्रा के बाद उसे लगता है कि वह उस स्थान पर पहुंच गई है जहां के लिए चली थी। यह अनुभव भारत को देखने वाली एक बाहरी दृष्टि को संवेदनशील प्रशंसा में बदल देता है। वह भारतीय संगीत का पाठ याद करने की बात करती है और फिर गीत गाती है। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। एक बात ध्यान दो, गीत का वक्ता कार्नेलिया है, लेकिन गीत में भारत की गौरव गाथा और प्राकृतिक सुंदरता व्यक्त होती है। इसलिए इसे केवल देश वर्णन कहकर मत छोड़ना। इसमें भारत की पहचान और उसके सहारा देने वाले स्वभाव की प्रशंसा भी है। पहली पंक्ति में अरुण का अर्थ लालिमा से युक्त और मधुमय का अर्थ मिठास से भरा हुआ है। देश को अरुण और मधुमय कहने से इसमें उज्ज्वलता, जीवन और आनंद का भाव आता है। आगे कहा गया है कि जहां अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है। इसका आशय भारत की ऐसी भूमि से है जो अपरिचित और दूर को भी अपनापन देती है। यहाँ क्षितिज का अर्थ भी याद रखो, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। पंक्ति में अनजान क्षितिज को सहारा मिलना लिटरल घटना नहीं, बल्कि काव्यात्मक कल्पना है। भारत को ऐसी जगह के रूप में देखा गया है जहां दूर से आने वाला भी आश्रय और अपनापन पा सकता है। यही इमेज देश की उदारता को सुंदर बनाती है। अगले दृश्य में सरस ताम्रस के गर्भ की विभा पर तरुशिखा नाचती हुई दिखाई देती है। ताम्रस का अर्थ तांबे जैसा लाल रंग और तरुशिखा का अर्थ वृक्ष का ऊपरी भाग समझ सकते हैं। हरियाली पर छिटका जीवन और मंगल कुमकुम का चित्र प्रकृति को उत्सव, शुभता और जीवन से भरा हुआ दिखाता है। अगर प्रश्न आए कि कविता में कौन कौन से प्रकृति चित्र हैं, तो उत्तर में केवल हरियाली मत लिखना। सिंधु का तट, अरुणिमा, तामरस की लालिमा, वृक्ष शिखा, हरियाली, पक्षियों का उड़ना, बादल, लहरें, उषा और रात में जागते तारे, इन सबको क्रम से जोड़ो। कविता का सौंदर्य उसके पूरे दृश्य लघु सुरधनु से पंख पसारे और शीतल मलय समीर के सहारे उड़ते पक्षी जिस ओर मुंह किए हैं वही उनका प्यारा नीड़ है। सुरधनु का भाव इंद्रधनुष जैसी रंगीनता से जुड़ता है और नीड़ का अर्थ घोंसला है। पक्षियों का अपने घर की ओर उड़ना भारत को प्रिय, सुरक्षित और अपनापन देने वाली भूमि के रूप में प्रस्तुत करता है। अब मेरा सवाल, उड़ते खग में विशेष अर्थ क्या है? केवल पक्षियों का मूवमेंट? उससे आगे सोचो, खग अपने नीड की ओर उड़ रहे हैं, इसलिए यह अपने घर की पहचान, आकर्षण और सुरक्षा का संकेत है। भारतवर्ष वह प्यारा नीड है जिसकी ओर पक्षी भी लौटना चाहते हैं। यही आंसर का कंसेप्चुअल सेंटर है। बरसाती आंखों के बादल वाली पंक्ति में आंखों और बादलों का सुंदर संबंध है। आंसू बरसाने वाली आंखों को बादलों की तरह देखा गया है। वे करुणा जल से भरे हैं। यहाँ भारत की पहचान केवल सुंदरता नहीं बल्कि करुणा और संवेदना भी है। दुख से भरी आंखें भी किसी दूसरे के लिए करुणा का स्रोत बन सकती हैं। और लहरें अनंत से टकराकर जहां किनारा पाती हैं, वहां फिर वही सहारा देने का विचार आता है। पहले अनजान क्षितिज को सहारा मिला, अब अनंत की लहरों को किनारा। ये दो इमेजेस मिलकर भारत को आश्रय, करुणा और स्थिरता देने वाली भूमि के रूप में रचती हैं। यह रिपीटेशन नहीं, बल्कि एक सेंट्रल आइडिया। अंतिम पद में उषा को हेम कुंभ लेकर आते हुए दिखाया गया है। उषा सवेरे सुख भरती और ढुलकाती है। हेम का अर्थ सोना है, इसलिए हेम कुंभ सुनहरी सुबह और समृद्ध प्रकाश का बिंब बनाता है। जब सब मस्ती में ऊँघ रहे होते हैं तब तारे रात भर जागते रहते हैं।
ये दृश्य शांत, उज्जवल और जीवनदायी है। काव्य सौंदर्य में इस अंतिम पद के लिए क्या लिखोगे? उषा का मानवीकरण, हेमकुंभ का सुनहरा बिंब, सुख से भरी सुबह और रात भर जागते तारों का विरोधी लेकिन सुंदर दृश्य। ध्यान रहे, सोर्स में जो चित्र और भाव है उन्हीं तक रहना है। बहुत बड़े बड़े अलंकारों के नाम जोड़ना आवश्यक नहीं अगर उनका आधार स्पष्ट न। कार्नेलिया का गीत भारत की 3 बड़ी विशेषताएं सामने लाता है। पहली, प्राकृतिक सौंदर्य और रंगों से भरी भूमि। दूसरी, अनजान को सहारा देने वाली उदारता। तीसरी, करुणा और आश्रय देने वाला मानवीय स्वभाव। इसके साथ राष्ट्रीय गौरव जुड़ा है, इसलिए कविता में प्रकृति वर्णन और देश प्रेम अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। देवसेना और कार्नेलिया के गीत को साथ रखकर देखो। देवसेना का गीत भीतर की स्मृति, वेदना और खोई हुई आशा का गीत है। कार्नेलिया का गीत बाहर के दृश्य से शुरू होकर भारत की सुंदरता, करुणा और सहारे तक पहुंचता है। पहले में जीवन रथ पर प्रलय है, दूसरे में उषा हेमकुंभ लेकर सुख भरती है। यह अब तक हम सेकंड मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। 1 मिनट का रिकैप। कार्नेलिया सिंधु तट पर बैठी है, भारत का दृश्य उसे नया चित्रपट लगता है और वह भारत को मधुमय देश कहती है। पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ते हैं, बादल करुणा का जल रखते हैं, लहरों को किनारा मिलता है और उषा सुख भरती है। अब कठिन शब्दों को क्विक रिवीजन में बदलते हैं। देवसेना के गीत में संचित यानी एकत्रित, मधुकरिया यानी भिक्षा, नीरवता यानी खामोशी, अनंत यानी अंतहीन, श्रांत यानी परिश्रम से थका हुआ और विपिन यानी जंगल। इन शब्दों को केवल अलग अलग मत रटो, जिस पंक्ति में आए। उनिंदी का अर्थ नींद से भरी हुई, श्रुति सुनने की क्रिया, विहाग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग, सतृष्ण तृष्णा के साथ और दृष्टि नजर। अब इनका भाव से संबंध देखो। उनिंदी श्रुति गीत को स्वप्निल बनती है, विहाग रात और संगीत का वातावरण बनाता है और सतृष्ण दृष्टि बाहरी लालसा तथा देवसेना की असुरक्षा को व्यक्त करती है। कार्नेलिया के गीत के शब्द भी सुनो। अरुण यानी लालिमा युक्त, मधुमय यानी मिठास से भरा हुआ, क्षितिज यानी जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, तामरस यानी तांबे जैसा लाल रंग और नीड़ यानी घोंसला। अगर अनसीन एक्सप्लेनेशन में इनमें से कोई शब्द आए तो कॉन्टेक्स्ट से अर्थ निकालने की कोशिश करो, फिर शब्दार्थ से मिलान करो। बाकी महत्वपूर्ण शब्द हैं मदिर, जिसका अर्थ मस्ती पैदा करने वाला, रजनी यानी रात, और मलय समीर यानी दक्षिणी वायु या मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। शब्दार्थ लिखते समय बहुत लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, लेकिन पंक्ति व्याख्या में उस शब्द का भावात्मक असर जरूर बताना चाहिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। कार्नेलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत है? अपना उत्तर बोलो। प्राकृतिक सुंदरता, गौरव, अनजान को सहारा, लहरों को किनारा, करुणा और अपनापन। अगर तुम्हारे उत्तर में केवल सीनरी है और मानवीय उदारता नहीं तो आंसर अधूरा है। ये पॉइंट मिस मत करना। पंक्ति जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा का आशय लिखते समय क्षितिज को अपरिचित या दूर तक फैले संसार के संकेत के रूप में समझा जा सकता है। भारत की भूमि उस अनजान को भी आश्रय देती है। उत्तर में सहारा, अपनापन, उदारता और भारत की विशिष्ट पहचान, इन कीवर्ड्स को रखो। देवसेना के गीत के काव्य सौंदर्य में स्टूडेंट्स अक्सर केवल दुख लिखते हैं, लेकिन दुख के साथ इमेजर भी लिखो। संध्या के श्रमकण आंसू जैसे हैं, नीरवता अंगड़ाई लेती है, थका स्वप्न और वन छाया है, विहाग की तान है और जीवन रथ पर प्रलय सवार है। इन चित्रों से कविता का भाव अधिक प्रभावशाली बनता है। उत्तर लिखने का एक प्रैक्टिकल फ्रेम याद रखो। पहले प्रसंग, फिर सरल अर्थ, उसके बाद भाव या संदेश और अंत में भाषा या काव्य सौंदर्य। उदाहरण के लिए, देवसेना की पंक्ति हो तो पहले बताओ कि वह जीवन के अंतिम मोड़ पर बोल रही है, फिर उसके भ्रम, खोई पूंजी और पछतावे को समझाओ। इससे आंसर में कंटिन्यूटी आती है।
अगर पूछा जाए कि प्रसाद की रचनाओं का महत्व क्या है, तो उत्तर को जेनेरिक मत बनाना। कहो कि उन्होंने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध जैसी विधाओं में लिखा। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और राष्ट्रीय जागरण का स्वर मिलता है। साथ ही उनकी रचनाएं कलात्मक अभिव्यक्ति और गहरी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हैं। अब एक कंपैरिजन चैलेंज। देवसेना के गीत में प्रकृति का उपयोग किस तरह है और कार्नेलिया के गीत में किस तरह? देवसेना में संध्या, नीरवता, वन छाया और रात का संगीत उसके दुख का प्रतिबिंब बनते हैं। कार्नेलिया में सिंधु, हरियाली, पक्षी, बादल, लहरें और उषा भारत की सुंदरता तथा उदारता को उजागर करते हैं। योग्यता विस्तार में भोर का दृश्य देखकर अपने अनुभव को काव्यात्मक शैली में लिखने को कहा गया है। यह सोर्स हमें एक तरीका देता है। प्रकृति को केवल सूची की तरह न लिखो। उषा, प्रकाश, हरियाली, हवा और सुख के अनुभव को जोड़कर दृश्य बनाओ। अपनी रचना करते समय पाठ की भाषा की नकल नहीं, बल्कि उसका भावात्मक तरीका समझो। योग्यता विस्तार में प्रसाद की काव्य रचना आंसू पढ़ने और हमारा प्यारा भारतवर्ष तथा रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय के प्रति का कक्षा में वाचन करने का सुझाव भी है। इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल अतिरिक्त नाम याद करना नहीं, बल्कि पाठ, वाचन और काव्यात्मक अनुभव के बीच संबंध बनाना है। एक कॉमन मिस्टेक और चैप्टर ओवरव्यू में दिए गए कुछ सामान्य विवरण और मुख्य कॉन्टेक्स्ट में दिए गए पाठ विवरण में अंतर दिख सकता है। एग्जाम प्रेपरेशन में वही स्पष्ट पाठ संदर्भ पकड़ो जिसमें प्रसाद जी का जन्म काशी 1889 से 1937 का जीवन, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत और प्रश्न अभ्यास दिए हैं। अनिश्चित या असंबंधित नाम जोड़कर उत्तर को जोखिम में मत डालो। यहाँ हम फाइनल सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। 10 सेकंड में ऑथर रिकैप करो। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। स्वाध्याय से विद्वान बने, मूलतः कवि थे। अनेक विधाओं में लिखा और भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय जागरण को अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। अब इसी आधार पर पूरे चैप्टर को जोड़ना आसान होगा। दूसरा रिकैप देवसेना का। वह बंधु वर्मा की बहन है, संकटग्रस्त आर्यावर्त और राष्ट्र सेवा की पृष्ठभूमि से जुड़ी है। उसका प्रेम समय पर पूरा नहीं हुआ। बाद में स्कंदगुप्त की इच्छा बदलती है, लेकिन देवसेना अपना निर्णय नहीं बदलती। गीत में वह जीवन की संचित पूंजी, खोई आशा, दुर्बल संघर्ष, वेदना और आत्मग्लानि को याद करती है। तीसरा रिकैप कार्नेलिया का। वह सिंधु तट पर भारत की सुंदरता से प्रभावित होकर गीत गाती है। अरुण और मधुमय देश, सहारा पाता क्षितिज, हरियाली, अपने नीड़ की ओर उड़ते पक्षी, करुणा से भरे बादल, किनारा पाती लहरें और सुख बरसाती उषा, ये सभी भारत की प्राकृतिक सुंदरता, उदारता, करुणा और गौरव को व्यक्त करते हैं। अब अंतिम चैलेंज। बिना देखे दो छोटे उत्तर बोलो। पहला, आशा को बावली क्यों कहा गया? दूसरा, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल का विशेष अर्थ क्या है? फिर नोटबुक में दोनों आंसर्स 4 से 5 पंक्तियों में लिखो। कॉमन मिस्टेक याद रखना, देवसेना को केवल प्रेम विफल पात्र मत बनाना और कार्नेलिया के गीत को केवल नेचर डिस्क्रिप्शन मत मानना। आज हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन, उनका स्वाध्याय, बहुविध साहित्यिक योगदान, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जागरण का स्वर समझा। देवसेना के गीत में भ्रम, खोई हुई जीवन पूंजी, वेदना, निराशा और संघर्ष याद रखो। कार्नेलिया के गीत में भारत का सौंदर्य, करुणा, सहारा, अपनापन और गौरव याद रखो। अब अगला कदम है दोनों गीतों के एक एक काव्य सौंदर्य उत्तर अपने शब्दों में लिखना और फिर एडजी में एक्टिव रिकॉल से खुद को टेस्ट करना। बहुत अच्छा रिवीजन हुआ। याद रखो, कविता को समझने का रास्ता है प्रसंग से भाव तक और भाव से अपने शब्दों तक। जब पंक्तियां कठिन लगे, कीवर्ड्स पकड़ो, इमेजरी पहचानो और खुद से पूछो कि कवि किस अनुभव को प्रकृति या पात्र के माध्यम से दिखा रहा है। अपनी छोटी चैलेंज पूरी करो, फिर आराम से आगे बढ़ो। हम फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और अपने उत्तरों पर भरोसा रखो।